हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ। तो इस पे बात करेंगे। तो इसका जो टॉपिक जो सिलेबस में लिखा था तो वो ये था कि पब्लिक हेल्थ की जो हिस्ट्री और डेवलपमेंट को हमने पढ़ना है, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो जो इसमें टॉपिक्स आने वाले हैं, पहले उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो जो पब्लिक हेल्थ में जो टॉपिक आने वाला है वो हमारा है, एक मिनट स्लाइड को। हाँ, तो हम शुरू कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ और हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इन इंडिया की बात की जाए तो ये थ्री फेसेस में डिवाइड है: बिफोर कॉलोनियल पीरियड, और ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड। तो बात की जाए बिफोर द कॉलोनियल पीरियड की, तो ये हो गया जब हमारे देश में ब्रिटिशर नहीं आए थे, उस समय की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया बिफोर द कॉलोनियल पीरियड्स। और बात की जाए ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब हमारे देश पे ब्रिटिशर्स जो थे वो राज कर रहे थे, उसको कहते हैं कॉलोनियल पीरियड। और उसके बाद का जो पीरियड था, यानी कि इंडिपेंडेंस से बाद, आज़ादी के बाद वाला जो पीरियड था, उसको बोलते हैं आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड। तो असेंशियल पब्लिक सर्विस फंक्शन किस टाइप के थे, मोर्टेलिटी ट्रांजिशन कैसे हुआ, मोर्टेलिटी को कैसे कम किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो ये इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की डेफिनेशन की। तो हेल्थ की जो डेफिनेशन WHO द्वारा दी गई है, तो वो कुछ इस प्रकार है: हेल्थ एज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग, एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज़ एंड इन्फॉर्मिटी। तो इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो हेल्दी होता है, उसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। वो फिज़िकली और मेंटली भी जो है फिट होना चाहिए, और सोशली भी वो वेलबींग होना चाहिए। सोशली भी वह व्यक्ति जो है सही होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने अभी तक कभी भी पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन नहीं दी है। तो डेथ की बात करते हैं। तो डेथ क्या है? तो जो भी व्यक्ति हमारी इस अर्थ पे बर्थ लेता है, तो उसकी डेथ जो है वो होती है, वो निश्चिंत है। मगर हम बात करेंगे प्री मैच्योर डेथ की, यानी कि जो एज से पहले ही डेथ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर डेथ। और ये इसकी जो प्रोपोर्शन है, इसकी जो जो बढ़त है डेथ की, वो बहुत ज़्यादा थी, यानी कि प्री कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले जो थी, जो प्री मैच्योर डेथ थी इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा थी। तो उसको कैसे रोका जाए, प्री मैच्योर प्रिवेंट कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए प्री मैच्योर डेथ की, अनअवॉइडेबल डेथ्स की, उनको कैसे कम किया जाए पब्लिक हेल्थ द्वारा, यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस सभी में। तो जो मॉडल ऑफ हेल्थ था वो कुछ इस प्रकार था। तो सबसे पहले एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर्स, और दूसरा था बॉडी रेजिस्टेंस। तो बात की जाए रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए, तो ये फैक्टर्स आ गए जैसे कि डिजीज़ काजिंग पैथोजेंस, और जो हमारी सैनिटरी जो कंडीशन थी देश की, वो उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हम एक्सपोजर मिल जाता था उस टाइप के बैक्टीरिया या वायरस का जो डिज़ीज़ काज करते थे, जिसकी वजह से हमारी पोर हेल्थ होती थी, और उसकी वजह से हमें क्या डिज़ीज़ काज हो जाती थी, और डेथ भी हो जाती थी, और डिसेबिलिटी भी हो जाती थी। और डिसेबिलिटी की बात की जाए तो विकलांग हो जाता था, यानी कि कोई बॉडी का पार्ट जो है वो क्या हो जाता था, काम करना बंद कर देता था, जहाँ पैरालाइज हो जाता था उसको बोलते थे डिसेबिलिटी। और जो व्यक्ति मर जाता था वो हो जाती थी डेथ, किसकी वजह से? प्योर हेल्थ की वजह से। अगली है जो पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ का क्या मतलब है? If the if the disease condition is avoided, the probability of chance of death disability can be reduced। तो सीधी सी बात है, अगर जो बीमारियां हैं उनको अगर कम कर दिया जाएगा, तो जो चांसेस होते हैं डेथ के और डिसेबिलिटी के, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। पब्लिक हेल्थ इज देयर फॉर द डिस्क्राइब एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ द प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट्स एंड
इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। तो पब्लिक हेल्थ का क्या फंक्शन था? तो उसका फंक्शन ये था कि डिज़ीज़ को फैलने से रोकना और जो लाइफ है उसको बढ़ाना और हेल्थ को प्रमोट करना। हेल्थ को कैसे प्रमोट करना का मतलब है कि लोगों को बताना कि कैसे वो डिज़ीज़ से बच सकते हैं और कैसे अपने आसपास वो साफ़ सफाई रख के डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो आ गया पब्लिक हेल्थ में ही, तो पब्लिक हेल्थ डील विद द ग्रुप ऑफ पर्सन रादर देन द इंडिविजुअल। तो हम सभी को पता है पब्लिक हेल्थ जो भी होता है तो वो पब्लिक के साथ डील करता है, एक व्यक्ति के साथ डील नहीं करता, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ डील करता है, पूरी सोसाइटी के साथ डील करता है। तो डायमेंशंस क्या थी, मेजरमेंट क्या थी पब्लिक हेल्थ की, तो उसकी बात करते हैं। तो हेल्थ प्रमोशन, उसके क्या गोल थे पब्लिक हेल्थ के? तो सबसे पहले था हेल्थ प्रमोशन, मतलब लोगों को ये बताना कि वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं, डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं, और कोई भी बीमारी अगर किसी को लगती है, कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो उसका जो जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो जाए, जल्दी से जल्दी पता चल जाए और उसका ट्रीटमेंट को प्रमोट करना। अगर किसी डिजीज़ की दवाई आ गई है तो लोगों तक ये बात को पहुंचाना कि इस डिज़ीज़ की दवाई, जो मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है, तो उसको जल्दी से जल्दी अवेल कर सके ताकि अर्ली स्टेजिस पे ही उस बीमारी का इलाज शुरू हो सके। दूसरा आ गया डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो क्या होता है कि अगर किसी को बीमारी हो ही जाती है तो हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डैमेज है वो कम से कम हो, यानी कि जो उसका लॉस है उसकी बॉडी का वो कम से कम कम हो। तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी को लिमिट करना। जैसे कि पोलियो की वजह से लोगों की जो बॉडी के ऑर्गन थे वो क्या हो जाते थे, पैरालाइज हो जाते थे। तो ऐसा ना हो जाए कि पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाए, तो उसको एक लेवल तक रोक के रखना, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन। रिहैबिलिटेशन, तो अगर किसी को बीमारी हो ही जाती है तो उसको इलाज करके उसको सही करने को क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन। ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की जाए तो इसमें आपको आयुर्वेदा का याद रखना है, क्योंकि भारत में जब तक एलोपैथी नहीं आई थी उससे पहले आयुर्वेदा ही चलता था और ये ट्रीटमेंट जो था ये घर पे ही चलता था। इसके लिए लोग इंस्टीट्यूशन में नहीं जाते थे। बहुत ही कम जो लोग थे वो इंस्टीट्यूशन यानी कि हॉस्पिटल्स में नहीं जाते थे, तो वो घर पे ही ट्रीटमेंट करते थे। और लास्ट जो पॉइंट आ गया, तो जो आयुर्वेदा था ये डील करता था प्रिवेंट, यानी कि रोकता, मतलब बचाता था कि कैसे डिजीज़ से बचना है, तो उसके मेथड्स बताता था और उनको कैसे क्योर करना है, कैसे ठीक करना है किसी बीमारी को, ये भी बताता था आयुर्वेदा। और ऐसा माना जाता है कि हेल्थ डिफाइंड बाय द WHO। तो जो हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने दी थी वो कहा जाता है कि वो सिमिलर थी जो कंसेप्ट आयुर्वेदा ने दिया था। नेक्स्ट आ गया वेस्टर्न अप्रोच। तो वेस्टर्न अप्रोच की बात की जाए तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी यानी कि ब्रिटेन, जो कि वहाँ का जो 19th सेंचुरी में जब हमारे देश में ब्रिटिशर आ रहे थे तो उस समय जो वहाँ का जो कंसेप्ट होता था डिजीज़ को अवॉइड करने का, वो होता था पर्सनल हाइजीन और पब्लिक सैनिटेशन। पर्सनल हाइजीन मतलब खुद की साफ़ सफाई और ख़ुद को डिजीज़ से बचाने को बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। और पब्लिक सैनिटेशन मतलब जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं उस एरिया को अच्छे से साफ़ करके रखना, ताकि वो जहाँ पे वहाँ पे क्या डिजीज़ काजिंग जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो ग्रो ना कर पाएँ। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि पब्लिक सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जब से कोविड आया है तो दवाई का छिड़काव और बहुत और तरीके के जो केमिकल्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं पब्लिक सैनिटाइजेशन के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए, पब्लिक एरियाज़ को सैनिटाइज करने के लिए। दिस अप्रोच कम्बाइंड विद द बेटर फूड अवेलेबिलिटी। तो वेस्टर्न कल्चर में क्या होता था कि उनका मानना था कि अगर हम अच्छा फूड लेते हैं, न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, तो उससे क्या है हमारी जो मोर्टेलिटी, जो डेथ रेट है वो भी कम होता है और जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहती है। तो दे पेड डिविडेंड डेवलप कंट्री इन रिड्यूसिंग मोबिलिटी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन चीज़ों पे खर्च किया जाता था, यानी कि पब्लिक सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन में। तो आपको ये 2-3 जो वर्ड्स हैं याद रखने हैं। एपिडेमियोलॉजिकल, तो इसमें आपको बोलना है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ कंडीशन इन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एट रिस्क। तो इसमें ये कैलकुलेट किया जाता है कि एक बीमारी
कितनी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर सकती है, कितने ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे कि कोरोना के टाइम में देखा गया कि गवर्नमेंट को लगा कि ये जो कोविड-19 है बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है, तो इसकी वजह से लॉकडाउन करना पड़ा। तो इस प्रोसेस को जो ये अंदाज़ा लगाना या मेज़र करना, इसको क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी, यानी कि किसी डिजीज़ का कितना इफ़ेक्ट हो सकता है उसको मेज़र करने को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। फिर आ गया स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो किसी भी डाटा को, जैसे कि कोविड स्टार्टिंग में कितना जो जल्दी फैल रहा था और बीच में कम हो गया फिर बढ़ गया, तो इन सभी डाटा को प्रेजेंटेशन की मदद से, ग्राफ की मदद से दिखाने को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। आगे आ गया हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज हमने पहले ही बता दिया, ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, उनको हेल्दी रखने में मदद करती हैं। उसके बाद आ गया पब्लिक हेल्थ बिफोर द कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड से पहले हमने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे क्या होता था। भारत की बात की जाए तो जहाँ पे आयुर्वेदा ज़्यादा यूज़ किया जाता था और लोग घर में ही इलाज किया करते थे, कोई स्पेशल हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। तो उसके बाद देयर अपीयर लाइक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल केयर टू ट्रीट एंड प्रिवेंट। तो जहाँ पे बहुत ही कम जो इंस्टीट्यूशनल यानी कि हॉस्पिटल्स, जहाँ इस टाइप के इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे डिजीज़ ट्रीट करने के और डिज़ीज़ को रोकने के लिए, लोग ज़्यादातर घर पे ही इलाज करते थे, जो कि नेचुरल जड़ी बूटियाँ, जहाँ समझ लो कुछ भी आयुर्वेदा से ही करते थे, कोई स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल नहीं होते थे बिफोर कॉलोनियल पीरियड, यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले। उसके बाद आती है बात पब्लिक हेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद कैसा था, जब लोग, जहाँ ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, जहाँ पे एम्पायर उनका आ गया था, तो उस टाइम पे जो था वो हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा था। तो एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड फॉलोड द सेम पाथ दैट वाज फॉलोड इन ब्रिटेन। तो ये कहते हैं कि जिस जिस तरह से पब्लिक हेल्थ जो ब्रिटेन में ग्रो किया था, बड़ा था, उसी तरीके से भारत में भी बढ़ा ब्रिटिशर के आने के बाद। पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स वर फोकस लार्जली ऑन प्रोटेक्टिंग ब्रिटिशर सिविलियन। तो जो पब्लिक हेल्थ की एफर्ट्स थी वो उनको बचाने के लिए, ब्रिटिशर, जहाँ ब्रिटिशर सिविलियन थे उनको भी और आर्मी को भी बचाने में थी सबसे पहले। तो सैनिटाइजेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेस्टर्न कंसेप्ट था, यानी कि साफ़ सफाई रखने का और किसी भी एरिया को पैथोजन फ्री रखने का। अगर वहाँ पे साफ़ सफाई रहेगी तो वहाँ पे कोई भी जो डिजीजिंग कार्जिंग जो पैथोजन होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इनकी सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस पे रहता था वो सैनिटाइजेशन ही रहता था। तो ये वर्ड आपको यूज़ भी रखना है। फोकस वाज आल्सो ऑन द अर्लियर डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कंटेजियस डिजीज़। तो मतलब जो कंटेजियस डिजीज़ होती थी उन पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता था, यानी कि कंटेजियस डिजीज़ वो होती हैं जो कि बहुत ही जल्दी फैलती हैं। और ये फैलती पता कैसे हैं, कंटेजियस डिजीज़ फैलती हैं जैसे कि कुछ भी गंदे वाटर में कलेक्ट हो जाने की वजह से बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो उस वहाँ पे, यानी कि ये रिलेटेड होती हैं किसके, वाटर से फैलने वाली डिजीज़ को भी वाटर बोर्न डिजीज़ भी कह सकते हैं, कंटेजियस डिजीज़ को। वहीं अगर बात की जाए पब्लिक हेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिशर पीरियड, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी जहाँ पे इंडिया में आके लगवाए थे। तो जैसे कि पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड जो ट्रेनिंग ANM वगैरह की, तो वो भी इन्होंने शुरुआत करवाई थी। पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन। तो जो पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन, यानी कि एक चुने हुए लोगों के जो समूह को बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन को बोलते हैं, जो चुने हुए लोग होते थे। तो इनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट फ्रेम किए गए, जैसे कि आज भी होता है हमारे जहाँ पे फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। तो उस समय के जो मंत्रालय थे उनको इन्होंने क्या किया, बनाया उस टाइम पे। दूसरा आ गया सैनिटरी डिपार्टमेंट। तो सैनिटरी डिपार्टमेंट भी बनाया गया ताकि जो कंडीशंस हैं उनको अच्छा एसरटेनिंग लोकल सैनिटरी कंडीशन। तो इसमें जो पहला फोकस था वो लोकल एरियाज या बॉडीज़ को सैनिटाइज करके रखना, यानी कि वहाँ पे जो साफ़ सफाई रहे। वाइटल रजिस्ट्रेशन, तो जो ज़रूरी रजिस्ट्रेशन होगी वो की जाए। मॉनिटरिंग डिजीज़ ट्रेंड, डिजीज़ कैसे फैल रही है, किस
स्पीड से फैल रही है, किस वजह से फैल रही है, सब मॉनिटर करना उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। डिजीज़ ट्रेंड, किस तरह से डिजीज़ बढ़ती है, किस तरह से कम होती है, तो ये सब को मॉनिटर करने को बोलते हैं डिजीज़ ट्रेंड। वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाए गए। टेक्निकल एडवाइस ऑन कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, तो टेक्निकल एडवाइस भी दी गई कि कैसे कैसे जो एपिडेमिक्स होती हैं, यानी कि डिजीज़ जो बहुत ही बड़े एरिया को इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं, उनको बोलते हैं एपिडेमिक्स। तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। एपिडेमिक्स यानी कि एक एरिया को एक पूरे एरिया के ऊपर फैलने वाली एक डिजीज़ को बोलते हैं एपिडेमिक। पब्लिक हेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिशर पीरियड, तो यही हम पढ़ रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स टू द ब्रिटिशर सिविलियन एंड एस्टेब्लिशिंग, तो जो ब्रिटिशर्स की जो हेल्थ सर्विसेज थी तो वो लिमिटेड थी, तो वो ज़्यादातर प्रायोरिटी पे रखा जाता था। जो ब्रिटिश सिविलियन होते थे और मिलिट्री को सबसे पहले दी जाती थी, उसके बाद जो भारत के लोग थे उनको। मेजोरिटी ऑफ इंडियन मास रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ डिविडेंड्स ऑफ दीज एफर्ट, तो जो इंडियन की मेजोरिटी ऑफ जो पब्लिक थी भारत की, तो वो इन जो फैसिलिटीज से बहुत ही दूर थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 3% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया हैज़ टॉयलेट, तो इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के टाइम पे सिर्फ 3% इंडियंस के पास ही टॉयलेट होते थे। वाटर ड्रेनेज एंड वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज वाज अटर लैकिंग, तो जो वाटर की ड्रेनेज की और वाटर डिस्पोजल की जो वेस्ट डिस्पोजल की जो सर्विसेज थी वो बहुत ही कम थी ब्रिटिशर्स के दौरान। ऑल दो द पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू द, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हेल्थ सर्विसेज थी वो सबसे पहले ब्रिटिशर और मिलिट्री के लिए होती थी, उसके बाद वो भारतीयों के लिए होती थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मोर्टेलिटी स्पाइक्स वेरी शार्पली रिड्यूस्ड, मगर उसके बावजूद भी जो मोर्टेलिटी रेट था वो कम हो रहा था, डेथ रेट था वो कम हो गया था। मोर्टेलिटी रेट फॉर कॉलरा एंड प्लेग वाज शार्पली रिड्यूस्ड, जो डिजीज़ कॉलरा और प्लेग की वजह से जो मौतें हो रही थी या डेथ हो रही थी वो बड़ी कम हो गई थी। मगर डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड गैस्ट्रोएंटराइटिस कंटिन्यूसली टू मेक हैबिटूल्स, तो मलेरिया और जो गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब जो गैस्ट्रियल ट्रैक होता है उसमें क्या स्वेलिंग हो जाती है, इन दो जो बीमारियों की वजह से जो डेथ रेट था वो अभी भी हाई था, उस समय पे भी बड़ा हाई था, यानी कि मलेरिया और गैस्ट्रोएंटराइटिस से जो डेथ रेट था अभी भी बड़ा हाई था। एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज शार्प्ड बाय टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर शेप्ड, तो वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर से शेप किया गया था। फर्स्ट रिपोर्ट जो हेल्थ सर्वे था, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कमेटी जो बोहर कमेटी से रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को मिली थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो था वो हेल्थ सर्विसेज को लाया गया था। तो सबसे तो जो बोहर कमेटी थी ये ब्रिटिशर्स के टाइम में गठन हुआ था इस कमेटी का, तो इसने गवर्नमेंट को सुजेशन प्रोवाइड किया था कि आखिर हेल्थ सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये बोहर कमेटी के बारे में हमें आगे भी पढ़ना है। तो इमर्जिंग ऑफ मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजीज फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग हार्ट डिजीज स्पेशली फॉर कम्युनिकेबल, तो जो अभी क्या हो रहा था कि जैसे जैसे लोग जो डेवलप हो रहा था, हेल्थ सिस्टम भी डेवलप हो रहा था, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही थी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए और फैलने से रोकने के लिए। स्पेशली जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक से दूसरे को फैल जाती हैं आसानी से, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल। तो जो बोहर कमेटी थी ये 1943 में अपॉइंट की गई थी। तो इसकी रिकमेंडेशंस की बात की जाए तो इसने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज एट ऑल लेवल, तो इसने बताया कि इंटीग्रल, तो ऐसी सर्विसेज जो डिजीज़ को रोकती हैं और उनको ठीक करती हैं, उन सर्विसेज को ऑल लेवल, जितने भी लेवल हो गया, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया और नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, इसने बताया बोहर कमेटी ने। हॉस्पिटल बेस्ड हेल्थ केयर, तो पहले आपको पता है कि हॉस्पिटल तो होते नहीं थे, तो जो ज़्यादातर जो लोग इलाज करते थे वो घर पे ही करते थे। तो इस कमेटी ने बताया कि जो इलाज होना चाहिए वो हॉस्पिटल पे ही होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि पीएचसी इन 2 स्टेजेस, तो इसने बताया कि जो पीएचसी हैं उनकी जो है वो उनको बढ़ाया जाना चाहिए, उनको नया नया तैयार किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए प्रिवेंशन और सोशल मेडिसिन के लिए।
तो बोहर कमेटी की जो शॉर्ट टर्म प्लान था उसमें ये था कि पीएचसी होना चाहिए। पीएचसी हम देखते हैं कि रूरल एरिया में भी होता है और अर्बन में भी होता है। तो ये होना चाहिए 40,000 की पॉपुलेशन के लिए एक पीएचसी होना चाहिए, और एक पीएचसी में 2 डॉक्टर होने चाहिए, और 4 पीएचएन होनी चाहिए, यानी कि मिडवाइफरीज बोलते हैं जिनको, नर्सिज होती हैं। 4 मिडवाइफ होनी चाहिए, और एक नर्स होनी चाहिए, और कुछ अदर स्टाफ होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में प्लान में इसने बताया कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स फॉर एवरी 10 to 20। फिर इसने बताया कि लंबे टाइम के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, जो 40,000 पॉपुलेशन के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था उनको बढ़ा के अभी 10 to 20,000 पॉपुलेशन के लिए कर देना चाहिए, और वहाँ पे 75 बेड होने चाहिए हर एक पीएचसी सेंटर में। सेकेंडरी यूनिट्स विद 650 बेड होने चाहिए। अगर जो पीएचसी को कवर करेगा जो हॉस्पिटल, वहाँ पे कम से कम 650 बेड होने चाहिए। और अगर डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे 2500 बेड होने चाहिए कम से कम। तो हम सेकेंडरी यूनिट की बात करें तो ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी मान सकते हैं, जहाँ पे 650 बेड होने चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में सुजेस्ट किया था बोहर कमेटी ने। मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसने बोहर कमेटी ने ये बताया कि मास प्रोडक्शन होनी चाहिए किसकी, एंटीबायोटिक्स की, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन फॉर डिजीज़। तो जो वैक्सीनेशन है उसको भी बढ़ा देना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन को, जैसे डिजीज़ के लिए, जैसे टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, परथूसिया हो गया, वूपिंग कफ भी कहते हैं इसको, मीजल और पोलियोमाइलाइटिस के लिए जो है वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी बनाई जानी चाहिए। पब्लिक हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो रिकमेंडेशन थी जो बोहर कमेटी की, तो उसको देखते हुए क्या किया गया कि जो पब्लिक हेल्थ को वो चेंज किया जाने लगा। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेडिकल टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल बेस्ड जो वो था, ट्रीटमेंट था किसी भी डिजीज़ के लिए, वो बढ़ाया गया। और पब्लिक हेल्थ अरेंजमेंट क्रिएटेड ड्यूरिंग बाय हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स। जो पब्लिक हेल्थ अरेंजमेंट जो कॉलोनियल पीरियड में बनाए गए थे, तो उनको रिप्लेस किया गया किनसे, हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर, यानी कि पीएचसी और सब सेंटर, और इनसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बार मर्ज्ड विद मेडिकल सर्विस। अभी जो पब्लिक सर्विस थी उनको क्या बोला जाने लगा, मेडिकल सर्विसेज। बोहर कमेटी रिकमेंडेशन बार एक्सेप्टेड ना ओनली पार्शली। तो बोहर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो बहुत ही कम एक्सेप्ट की गई। वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर एवरी 30,000 पॉपुलेशन, तो उसमें से एक जो थी वो ये थी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया 30,000 की पॉपुलेशन के लिए। ओनली उसमें सिर्फ 6 बेड थे, मगर जो बोहर कमेटी ने थी उसने बताया था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिनिमम 75 बेड होने चाहिए, मगर सिर्फ 6 ही बेड दिए गए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। उसने बोला था कि 2 डॉक्टर होने चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, मगर वहाँ पे एक ही दिया गया, और पैरामेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए टर्न वाइज द सिचुएशन रेन। तो जो सिचुएशन थी वो वैसे की वैसी ही रही बोहर कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद भी। सिंस बोहर कमेटी न्यूमरियस कमेटीज वार कॉन्स्टिट्यूटेड, तो बोहर कमेटी के बाद बहुत ही और भी ज़्यादा जो कमेटी थी उनका गठन किया गया, ताकि रिकमेंडेशंस वो उन्होंने प्रोवाइड की, सुजेशन प्रोवाइड करें। सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दीज कमेटीज़, कुछ जो रिकमेंडेशन थी इन कमेटीज़ की वो गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की गई और कुछ नहीं की गई। ऑल कमेटी रिटेन द कोर ऑफ द मॉडल रिकमेंडेशन बाय बोहर कमेटी। तो ज़्यादातर जो कमेटी थी उन्होंने बोहर कमेटी से ही रिकमेंडेशन को वो कॉपी कर लिया था, मतलब ले लिया था। तो आगे बात करते हैं। मुदलायर कमेटी ये कब आई, 1962 में तो इसका जो था, इसने जो सुजेशन दी उसने बताया कि स्ट्रेंथ किया जाना चाहिए पीएचसी को बिफोर एस्टैब्लिश वन न्यू। तो उसने ये बताया कि जो बोहर कमेटी ने बताया था कि पीएचसी होनी चाहिए हर 40,000 पॉपुलेशन के लिए एक पीएचसी होनी चाहिए, मगर मुदालिर कमेटी ने बताया
मुदालियर कमेटी ने ये बताया कि जो न्यू अगर पीएचसी बनाने से पहले हमें जो पुरानी पीएचसीज हैं उनको अच्छे से तैयार करना चाहिए। पीएचसी शुड प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। तो पीएचसी को प्रिवेंटिव यानी कि डिजीज़ से बचने के लिए जो इलाज होते हैं, जहाँ जो प्रिवेंशंस होती हैं वो बतानी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए उस चीज़ को, और कैसे किसी डिजीज़ को क्योर किया जाए, ठीक किया जाए, तो ये भी उनको करना चाहिए। स्ट्रेंथन द सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो इसने ये बताया कि जो सब डिविजनल और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनकी भी जो कंडीशन है उसको भी सही किया जाना चाहिए। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज। तो उसने ये भी बताया कि ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज, जैसे हमारे यहाँ आज नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह चल रही हैं, तो पूरे देश में एक जैसा हेल्थ प्रोग्राम जो है इनिशिएट होता है और वो हर एक जगह लागू होता है। तो इसने ये भी सुजेस्ट किया कि ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ गई चादा कमेटी। चड्ढा कमेटी ने 1963 में जे आई। तो यहाँ पे जो मलेरिया वर्कर टू फंक्शन एज ए मल्टीपर्पज़ वर्कर। तो जो चड्ढा कमेटी ने बताया कि जो मलेरिया वर्कर्स हैं वो एज ए मल्टीपर्पज़ वर्कर काम करें। और मुखर्जी कमेटी आई 1965 में। 1963 में आई चड्ढा कमेटी। इसने बताया कि मलेरिया वर्कर्स जो हैं वो मल्टीपर्पज़ वर्कर, एज ए मल्टीपर्पज़ वर्कर उनको काम करना चाहिए। वहीं आ गई जो मुखर्जी कमेटी। तो उसने बताया 1965 में सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उसने बताया कि एक सेपरेट जो स्टाफ है वो पब्लिक हेल्थ में होना चाहिए फॉर फैमिली प्लानिंग और मलेरियल एक्टिविस्ट टू बी डिलिंक्ड फ्रॉम फैमिली प्लान। तो उन्होंने ये बताया कि जो मलेरिया के रिलेटेड काम करने वाले जो हेल्थ प्रोफेशनल लिस्ट हैं, जहाँ हेल्थ प्रोफेशंस हैं, उन्हें क्या उनको डीलिंक कर देना चाहिए, कहाँ से उनको जो हटा देना चाहिए, किस जगह से, फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी से उनको उनको अपना काम करने देना चाहिए जो मलेरिया से रिलेटेड है। मुखर्जी कमेटी ने ये बताया। जुगलवाला कमेटी आई 1967 में। और एक यूनिफाइड अप्रोच फॉर ऑल प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ सेगमेंट अप्रोच फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम। तो इसने यूनिफाइड एक ही अप्रोच से सभी प्रॉब्लम का सलूशन बताया। और इसने बताया कि सभी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक ही अप्रोच होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक अलग अलग प्रॉब्लम के लिए एक अलग अलग से अप्रोच तैयार की जाए। मेडिकल केयर एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम टू बी पुट अंडर द चेंज ऑफ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने ये भी सुजेस्ट किया कि जो मेडिकल केयर और पब्लिक हेल्थ जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मलेरिया के लिए एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होगी और किसी और डिजीज़ के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इसने बोला कि सब जितनी भी पब्लिक हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स जहाँ केयर्स होती हैं उनके लिए सभी के लिए एक ही एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी कि सी लेवल पे एक ही एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो पूरे जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सुपरवाइज करे। करतार सिंह कमेटी आई उसके बाद। कंसेप्ट ऑफ पीएच MPW एंड PHW यानी कि फीमेल मल्टीपर्पस और मेल मल्टीपर्पस का कंसेप्ट लाया करतार सिंह कमेटी ने। 1 PHC टू क्रिएट 50,000 पॉपुलेशन। तो इसने बताया कि जो एक PHC है उसको 50,000 पॉपुलेशन पे एक PHC होनी चाहिए। ईच PHC शुड हैव 16 CHC। एक PHC के नीचे जो CI 16 जो CIC होनी चाहिए, जो PHC से भी नीचे होती हैं। CIC का मतलब जो एक रूरल और एक विलेज लेवल पे एक जो हेल्थ सेंटर होता है उसको बोलते हैं SHC। तो ये एक SHC यानी कि 3,000 से लेके 35,000 पॉपुलेशन पे एक CHC होनी चाहिए। श्रीवास्तव कमेटी ने बताया कि क्रिएशन ऑफ बॉन्ड ऑफ पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर फॉर विद इन द कमेटी इटसेल्फ। तो इन्होंने बताया कि पैरा प्रोफेशनल्स जो हैं, सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर जो हैं, उनको कमेटी उनके लिए एक अलग से कमेटी फ्रेम की जानी चाहिए। अलग से कमेटी फ्रेम की जानी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सर्विसेज कम्प्लेक्स।
तो कुछ जो रेफ़र करे लोगों को, जो बताएँ कि हेल्थ सर्विसेज़ को कैसे अवेल करना है, उनके कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाने चाहिए, उनकी सर्विस भी लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए। आगे आ गई बजाज कमेटी। तो बजाज कमेटी फार्मूलेशन ऑफ नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी। तो बजाज ने बताया कि नेशनल मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन पे भी एक पॉलिसी जो है बनाई जानी चाहिए कि नेशनल जो मेडिकल हेल्थ है उसके रिलेटेड जो एजुकेशन है वो किस टाइप से होनी चाहिए, उसका क्या सिलेबसेस होने चाहिए, कौन रेगुलाइज करेगा, तो उसके लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जानी चाहिए, ये बजाज कमेटी ने बताया। फार्मूलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ मैन पावर पॉलिसीज़। नेशनल हेल्थ मैन पावर यानी कि लोगों को तैयार करना। नेशनल हेल्थ में जॉब जहाँ मैन पावर की बात की जाए तो मीनिंग यही है कि हेल्थ वर्कर्स को तैयार करना, उनके लिए भी एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। एजुकेशनल कमीशन फॉर हेल्थ साइंसेज। तो एजुकेशनल कमीशन होना चाहिए हेल्थ साइंसेज, जितनी भी जो मेडिकल के रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं उनके लिए एक एजुकेशनल कमीशन जो है वो बनाया जाना चाहिए, ये बताया बजाज कमेटी ने। हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ इन वेरियस स्टेट। तो हेल्थ साइंस की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, एम्स होने चाहिए, जो हर एक स्टेट में होना चाहिए। दूसरा हेल्थ मैन पावर सेल्स। तो जो हेल्थ मैन पावर सेल जो होते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बोला जाता है, वो बनाए जाने चाहिए। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन टू 10+2 लेवल एज ए रिकॉर्डेड हेल्थ रिलेटेड फील्ड। तो उन्होंने बताया कि जो 10+2 तक के लेवल की जो एजुकेशन होती है उसमें जो हेल्थ एजुकेशन है वो ऐड की जानी चाहिए। रियलिस्टिक हेल्थ मैन पावर सर्वे। रियलिस्टिक जो मतलब जो लोग घर घर जाके मैन पावर, जो लोग खुद सर्वे करें जाके हेल्थ के रिलेटेड और हेल्थ प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड, तो वो भी होने चाहिए। A population-based normative approach is adopted for the establishing hospital and health center. SHC one for every 5,000। तो जो बजाज कमेटी थी इसने बताया कि एक SHC कितने लोगों के लिए होना चाहिए, 5,000 लोगों के लिए होना चाहिए। और PSC होना चाहिए फॉर एवरी 30,000 पॉपुलेशन विद 4 to 6 इंडोर एंड ऑब्जर्वेशनल बेड। तो 4 से 6 जो इंडोर ऑब्जर्वेशनल बेड होने चाहिए PSC में। वहीं अगर बात की जाए CHC, तो 1 फॉर एवरी 80 to 120,000 पॉपुलेशन विद 30 बेड्स। तो CHC में इन्होंने रिकमेंड किए कि 30 बेड होने चाहिए कम से कम, और ये काम करनी चाहिए 80,000 से लेके 120,000 पॉपुलेशन पे। Norms are for government institution and for the rural areas only। तो जो नॉर्म्स जो होने चाहिए वो नॉर्म्स यानी कि रूल्स वो जो हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और रूरल एरियाज़ के लिए होने चाहिए, और अर्बन एरिया नो नॉर्म्स कैन बी डिफाइंड। तो इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं और रूरल एरिया में जो हेल्थ वर्कर्स जहाँ हेल्थ इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल होने चाहिए। बल्कि इन्होंने ये बताया कि अर्बन यानी कि शहरी इलाकों में इन रूल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। नियर all government civil and district hospital must be of CHE are located in urban areas। तो इन्होंने बताया कि जितने भी ज़्यादातर गवर्नमेंट सिविल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ CHC आर लोकेटेड इन अर्बन एरियाज। तो ज़्यादातर वो कहाँ पे हैं, शहरी इलाकों में हैं ज़्यादातर हॉस्पिटल्स और CHC। नो इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट द प्राइवेट हेल्थ सिस्टम्स। उस समय पे जो थी वो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो रेफरेंस की बात की जाए तो SHC 2007 में 14 लगभग जो थी वो थी 1,45,272, और PSC की बात की तो 22,370, और CIC की बात की जाए तो 40,445 4,045 गलती से। रूरल हॉस्पिटल 2007 में कितने थे, 6,298, और बेड इन रूरल हॉस्पिटल कितने थे 2007 की बात की जाए अगर तो ये थे 1,42,396,
अबाउट 23 बेड पर रूरल हॉस्पिटल, सिर्फ एक रूरल हॉस्पिटल में 23 ही बेड होते थे। और अर्बन की बात की जाए तो 2774 जो थे वो अर्बन हॉस्पिटल थे। बेड इन अर्बन वो थे 3,24,206। और अबाउट एक हॉस्पिटल में जो बात की जाए बेड्स की वो 117 थी। One fall of the hospital-based public health approach was neglected of public health legislation. A model, तो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, इसमें सिर्फ इतना ज़्यादा रखना है जो मॉडल हेल्थ एक्ट जो था वो ड्राफ्ट किया गया था इन 1950 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज रिवाइज्ड इन 1987 एंड दिस एक्ट इज जेट। तो ये डेट आपको याद रखनी है, जो मॉडल पब्लिक हेल्थ था वो 1950 में ड्राफ्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। जिसे एक्ट इज जेट अडॉप्ट बाय। अभी मगर ये ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये एक्ट अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया है। हॉस्पिटल बेस्ड पब्लिक हेल्थ रिलेटेड टू द मेडिसिनल लाइजेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो हॉस्पिटल बेस्ड जो ट्रीटमेंट था किसी भी डिजीज़ का, तो वो मेडिसिनलाइज सिस्टम को एनकरेज करता था, उसको बढ़ाता था। फोकस हैज़ बीन ऑन द मेडिकल सर्विसेज। तो मेडिकल सर्विसेज में जो फोकस था वो मेडिकल सर्विसेज पे बढ़ा दिया गया था। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैज़ लार्जली बीन निगलेक्टेड। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो पहले बहुत ज़्यादा निगलेक्ट की जा चुकी थी, उन पे ध्यान नहीं दिया गया था, वो अभी दिया जा रहा था। पुअर हेल्थ सर्विसेज रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ इलनेस एंड डाइवर्सिटी एंड डेथ। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अच्छी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा इलनेस और डेथ हो रही थी। द मेन सफ़रर आर पीपल एस्पेशली पुअर एंड डिप्राइव्ड। इसके जो सबसे ज़्यादा सफ़र थे वो पुअर और डिप्राइव थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था और वो ज़्यादा सर्विसेज नहीं ले सकते थे। एपिडेमियोलॉजिकल एंड स्टैटिस्टिक्स डायमेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ हैज़ बीन ग्रॉस निगलेक्टेड। तो जो एपिडेमियोलॉजिकली जो और स्टैटिस्टिक्स डायमेंशन जो डाटा मिला था उसको बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा था। कोई नहीं मान रहा था कि जो हेल्थ सर्विसेज की उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। लैक ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल बेस्ड अफेक्ट पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। तो जो लैक ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल एंड स्टैटिस्टिक्स बेस्ड जो डाटा था वो था ही कम, और जो था उसको भी निगलेक्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो था पब्लिक हेल्थ जो था वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा था। इन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड प्लानिंग रिड्यूस टू द नॉर्मलिटी मैकेनिक एक्सीडेंट। तो इसकी वजह से क्या था, वो प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे थे मेडिसिन की, और पब्लिक हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। द प्रॉब्लम गेट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल। तो हमारे देश में पता है कि सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है, जहाँ पे अलग अलग किस्म के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं। और जियोग्राफिकल रीजन्स की बात की जाए तो जहाँ पे बहुत ही फ़र्क है जियोग्राफी का। कुछ जगह पे जहाँ प्लेन्स हैं तो वही कुछ जगह जो हिली एरियाज़ हैं और कोस्टल एरिया हैं, तो डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से हेल्थ सिस्टम को भी दिक्कत आ रही थी लोगों को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करने में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कुड नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो डिसेंट्रलाइज मतलब जो थी वो लोकल लेवल पे जो वो हेल्थ सर्विसेज जो थी वो उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो वो इस वजह से हो रही थी क्योंकि एपिडेमियोलॉजिकल जो डाटा या स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन थी वो उतनी अच्छे से किसी के पास नहीं थी, ना ही कोई सर्वे हुए थे, ना ही कोई और चीज़ें थी, तो जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ बड़ी सफ़र कर रही थी। तो अगर बात की जाए तो पब्लिक हेल्थ इन इंडिया इज़ हॉस्पिटलाइज। तो जो पब्लिक हेल्थ थी वो इंडिया में खुद ही खुद ही हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, मगर जाने की वो खस्ता हालत में थी, वो उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी। हेल्थ प्लानिंग इज़ कंसर्न मोर विद द हेल्थ ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो ज़्यादातर जो हेल्थ प्लानिंग थी वो किसके साथ कंसर्न थी, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, हेल्थ केयर सेंटर, पीएचसी होगी, सीएचसी होगी, तो इनके साथ कंसर्न थे। रेडमी रेमिडीज बार सॉट टू इन टर्म स्पेसिफिक नेशनल हेल्थ एंड डिजीज़ को कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो रेमिडीज़ जो थी वो किसकी फॉर्म में जो देखने को मिल रही थी, नेशनल हेल्थ डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट द्वारा
लॉन्च किए जा रहे थे। देयर आर न्यूमरस सच प्रोग्राम्स जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल ट्यूबरोक्लोसिस प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वाटरबोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स थे वो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा वो लॉन्च किए गए। National disease control programs are implemented through the existing government hospital and health services। तो जो नेशनल डिजीज़ कंट्रोल जो प्रोग्राम थे उनको किसके द्वारा जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स के द्वारा। ओवर द ईयर ए कैंपेनिंग अप्रोच वार अवॉल्व टू इम्प्लीमेंट मैनी ऑफ द नेशनल। तो बहुत सा नहीं ज़्यादा जो थे वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वो जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाए और कैंपेनिंग भी चलाई गई। कैंपेनिंग चलाने का मतलब लोगों को अवेयर किया गया थ्रू टीवी एडवर्टीजमेंट, पैम्फलेट और घर घर जाके अवेयर किया गया। फोकस ऑन मेडिकल सर्विसेज। तो जो मेडिकल सर्विसेज थी उसके बाद जो था वो बहुत ज़्यादा जो था हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव किया गया। तो इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि और प्लानिंग की गई और जो न्यू न्यू जो प्रोग्राम्स थे वो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए। तो आज का बस इतना ही था। तो थैंक यू और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।